आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, और रामायण के ट्रेलर ने इस कहावत को बिल्कुल सच करके दिखा दिया है। वो बताता हूँ कैसे। 30 जुलाई सुबह 4:15 पे 4 मिनट लंबा आईमैक्स के लिए बना हैंस जिमर और AR रहमान के म्यूजिक के साथ और भारत के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म के ठप्पे के साथ रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ। 24 घंटे में इस ट्रेलर को 5 करोड़ व्यूज मिले और ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है जब तक आप इसकी तुलना ना करें, क्योंकि आदिपुरुष जैसी वीडियो गेम VFX वाली फर्जी फिल्म के ट्रेलर को भी पहले 24 घंटे में 7 करोड़ व्यूज मिल गए थे। सालार को 11 करोड़, KGF 2 को 10 करोड़ और पुष्पा 2 को भी 10 करोड़, यानी कि 4000 करोड़ रुपए में बनी रामायण आदिपुरुष से भी 25 मिलियन पीछे रह गई। और वजह ट्रेलर में साफ दिख रही है। हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा है कि इतने पैसे की फिल्म का VFX किसी मोबाइल गेम जैसा क्यों है। शूर्पणखा का रथ खींचते हुए CGI वाले टाइगर्स, कुछ एक्शन शॉट्स के अंदर जर्क वाले मूवमेंट्स और ये सारी चीजें मैंने नोट नहीं की हैं। ये चीजें क्रिटिक्स और खुद VFX समझने वाले लोग अनाउंस कर रहे हैं। वैसे तो एक बड़ी अनाउंसमेंट इस वीडियो के अंत में मैं भी करने वाला हूँ, पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म को बनाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं, जो DNEG के ग्लोबल CEO हैं। वही DNEG जिसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट, ड्यून 1, ड्यून 2 इन सब का VFX किया है और जिसके पास 8 ऑस्कर्स हैं। इस कंपनी में करीब 8000 लोग काम करते हैं और इसके स्टूडियोज मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और चंडीगढ़ में भी हैं। अकेले ड्यून के अंदर DNEG ने 1700 में से 1200 VFX शॉट्स बनाए थे और उसी काम के लिए 2022 में उनको बेस्ट VFX का ऑस्कर मिला था। नमित मल्होत्रा ने खुद कहा था कि हम दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी कल्पनाओं को सच में बदलते आए हैं और वही मेहनत अब हम रामायण में ला रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्टर नितेश तिवारी ने वेव्स फिल्म बाजार में कहा था कि रामायण ऐसी बननी चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बन जाए, और उन्होंने भी 5 साल वर्चुअल प्रोडक्शन और मोशन कैप्चर में लगाए हैं। तो भाई साहब, आदमी भी वही, स्टूडियो भी वही, टीम भी वही और पैसा हॉलीवुड से भी ज्यादा, फिर प्रोडक्ट ऐसा निकल कर क्यों नहीं आ रहा। और ये बात मानना भी गलत है कि भारत के अंदर VFX अच्छे नहीं बन सकते। इसी देश में 40 करोड़ की हनुमान बनी थी, जिसका VFX देखकर लोग पूछ रहे थे कि भाई आदिपुरुष वालों ने 550 करोड़ रुपए कहां लगा दिए हैं। इसी देश में राजामौली ने बाहुबली और RRR बनाई और अभी उनकी वाराणसी का ग्लिम्स आया है। 1400 करोड़ की फिल्म जिसकी शूटिंग 7 से ज्यादा देशों में हुई है, केन्या के जंगलों से लेकर अंटार्कटिका तक, जहां शायद ही कोई इंडियन फिल्म पहुंची होगी। तो भाई साहब, ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि जब इंडिया के पास इतना अच्छा टैलेंट है और ये लोग 4000 करोड़ लेकर भी उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो दिक्कत ना पैसे में है ना टैलेंट में है, दिक्कत कहीं और है। और उसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि VFX काम कैसे करता है। देखिए, इसका रीजन सीधा सा है। हॉलीवुड में VFX असली चीज को और बढ़िया बनाने के लिए लगाया जाता है और हमारे यहाँ पर असली चीज को हटाकर उसकी जगह लेने के लिए। जब आप किसी असली जगह पर शूट करते हो तो उस फ्रेम में असली धूप, असली परछाई, असली धूल, असली गहराई होती है, और ऐसे में इसीलिए VFX आर्टिस्ट को रियल शूटिंग के अंदर कुछ और चीजें जोड़नी पड़ती हैं जो रियल शूटिंग में की गई उस असली रोशनी को फॉलो करती हैं, और इसीलिए आंख को सब कुछ सच्चा लगता है। लेकिन जब पूरी की पूरी शूटिंग ही ग्रीन स्क्रीन पर होती है और पूरा फ्रेम ही कंप्यूटर पर बनता है, तो हर चीज की रोशनी, परछाई और वजन आर्टिस्ट को हाथ से बिठाना पड़ता है, और जरा सी चूक होते ही आंखें पकड़ लेती हैं कि ये चीज आर्टिफिशियली बनाई गई है। और यही फर्क रामायण और बाकी फिल्मों में साफ साफ दिखता है। ड्यून के लिए डायरेक्टर ने रेगिस्तान कंप्यूटर पर नहीं बनाया था, वो पूरी टीम के साथ जॉर्डन और आबू धाबी के असली रेगिस्तानों में गए थे, असली धूप और रेत में शूट किया था, और फिर DNEG ने उस असली दुनिया के ऊपर अपनी परत चढ़ाई थी बस। और इसीलिए दोनों पार्ट्स को बेस्ट VFX का ऑस्कर मिला था। एंड यहाँ पर एक और जरूरी बात, VFX स्टूडियो खुद डायरेक्टर नहीं होता है, वो सिर्फ वही बनाता है जो उसे बनाने को कहा जाता है। इसका सबसे ताजा सबूत अभी थिएटर में लगा है। क्रिस्टोफर नोलान की द ओडिसी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है थिएटर्स के अंदर। $250 मिलियन यानी कि 2200 करोड़ रुपए में बनी नोलान के करियर की सबसे महंगी फिल्म, फिर भी रामायण से करीब 1800 करोड़ रुपए सस्ती है। इतने पैसे के बाद भी नोलान ने पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पर बनाने से मना कर दिया। 8 देशों की असली जगहों पर शूट किया, मोरक्को, ग्रीस, इटली, आइसलैंड, माल्टा, स्कॉटलैंड और वेस्टर्न सहारा तक। ट्रॉय का सेट 1,10,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया, जिसमें 60 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स थे और 2000 से ज्यादा एक्स्ट्रास खड़े हो सकते थे। ट्रोजन हॉर्स के लिए 35 फुट ऊंचे घोड़े बनवाए गए। एक तो 12 मीटर का था और 4 टन वजन था उसका, और उसे सच में रेत से आदमियों ने खींच कर निकाला था। समंदर के सीन्स के लिए बकी हार्बर में डार्कन हेराल्ड लिया गया, जो आज तक बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वाइकिंग जहाज है। और साइक्लॉप्स यानी कि एक आंख वाले राक्षस के लिए नोलान ने CGI नहीं बल्कि ग्रीस की नेस्ट्रो केव में 60 फुट का असली मैकेनिकल पुतला बनवाया। साथ ही साथ एक्टर बिल इरविन को प्रोस्थेटिक्स में उतारा और उसी गुफा में 40 असली भेड़ें भी रखी। मैट डेमन ने बताया था कि गुफा के अंदर हजारों मधुमक्खियां थी जिसके बीच से गुजरकर अंदर जाना पड़ता था
और वो आवाज फिल्म में सुनाई भी देती है। Am I right in thinking that there were lots of bees, but they weren't the kind that sting? Well, so yeah, that cave mouth, there were bees that lived in the ground right there, and there was like a curtain of bees that you had to walk through to get into that cave, and you can actually hear them buzzing in the movie. नोलान ने इथाका को बड़ा दिखाने के लिए सीजी सेट एक्सटेंशन तक इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरी फिल्म IMAX 70mm पर शूट होने वाली दुनिया की पहली फिल्म है जिसमें 20 लाख फुट से ज्यादा फिल्म स्टॉक लगा है। एंड इसका रिजल्ट पता है क्या है? अमेरिका में $124 मिलियन का ओपनिंग, यानी नोलान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग, और सिर्फ 2 हफ्तों में $639 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई। और भाई साहब, ये फिल्म अकेली नहीं है। इसी साल प्रोजेक्ट हेल मैरी ने $683 मिलियन कमाए, ऑब्सेशन ने $442 मिलियन और बैकरूम्स ने सिर्फ $10 मिलियन के बजट के बाद $384 मिलियन। तीनों ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर जोर दिया और अपनी मार्केटिंग में यही बताया कि हमने असली चीजें बनाई हैं, क्योंकि ऑडियंस अब गलतियां पकड़ने लग गई है। एंड ये पैटर्न आज से नहीं है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड की गाड़ियां नाम्बिया के रेगिस्तान में सच में टकराई थी और सच में ही उड़ी थी। VFX सिर्फ ऊपर से जोड़ा गया था। टॉप गन मैवरिक के एक्टर्स महीनों तक ट्रेनिंग लेकर असली फाइटर जेट्स में बैठे थे ताकि चेहरे पर जी फोर्स का असर नकली ना लगे। ओपनहाइमर में नोलान ने एटम बॉम्ब का धमाका मिनिएचर्स और असली विस्फोट से बनाया था। इसके अलावा द बैटमैन का बजट $19 करोड़ का था, पर मैट रीव्स ने पैसा बेवजह CGI में नहीं, असली सेट और सिनेमेटोग्राफी में लगाया। इसीलिए वो गॉथम आज भी असली लगता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये लोग शूटिंग रियल लोकेशंस में करते हैं और VFX उसको फिर एनहांस करता है, पर रामायण में सब कुछ स्टूडियो में हो रहा है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये सब कुछ इंडिया में भी एक डायरेक्टर ने बिना हॉलीवुड के पैसे के करके दिखाया है। बाहुबली द बिगनिंग का बजट 170 करोड़ था, यानी रामायण का लगभग 23वां हिस्सा। और सबसे मजेदार बात, बाहुबली भी करीब 90% CGI ही थी, वही CGI जिसका रोना आज हम रो रहे हैं। इसमें 4500 से 5000 VFX शॉट्स थे, फिर भी वो सही लग रही थी। और इसका सीक्रेट राजामौली के तरीके में है। उन्होंने बाहुबली से पहले पूरे 1 साल तक सिर्फ प्री प्रोडक्शन में काम किया था। 15,000 से ज्यादा स्टोरी बोर्ड्स बनवाए थे, जो आज तक किसी भी इंडियन फिल्म का एक रिकॉर्ड है। यानी फिल्म का एक एक फ्रेम पहले से ही कागज पर तय था। प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल ने असली गहने, असली हथियार और 45 फुट ऊंचे असली सेट बनाए थे, ताकि VFX को खड़ा करने के लिए असली जमीन मिल सके। फेमस झरने वाले सीन में प्रभास ग्रीन स्क्रीन को ताक नहीं रहा था, वो क्रेन से लटक कर एक असली लठ पर कूद रहा था। और इस पूरे काम में जो VFX यूज हुए थे, उसमें 17 स्टूडियोज ने और 600 आर्टिस्ट ने 2.5 साल तक मिलकर काम किया था, जिसका बड़ा हिस्सा मेड इन इंडिया था। एंड इसके बाद पता है हुआ क्या? 170 करोड़ की उस फिल्म में 600 से 650 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद RRR आई करीब 550 करोड़ में, जिसका गाना 2023 में सीधा ऑस्कर ले आया। यानी राजामौली के पास ना तो 8 ऑस्कर्स वाला DNEG था, ना ही हैंस जिमर था, बस साफ सोच थी और तैयारी की आदत। और ध्यान दीजिए कि वाराणसी का VFX सुपरवाइजर भी वही श्रीनिवास मोहन है, जो पहले भी बाहुबली और RRR में काम कर चुका है। तो भाई साहब, सवाल ऐसे में ये है कि इंडिया के अंदर जब टैलेंट मौजूद है, तो फिर ज्यादातर बड़ी इंडियन फिल्म्स का VFX कमजोर क्यों निकलता है? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है टाइम। देखिए, VFX का काम तभी शुरू होता है जब फिल्म की एडिटिंग लॉक हो जाए, क्योंकि तभी आर्टिस्ट को पता चलता है कि किस शॉट में क्या जोड़ना है। पर हमारे यहाँ पर शूटिंग और एडिटिंग में ही इतना वक्त निकल जाता है कि रिलीज सर पर आ जाती है और आखिर में VFX टीम के पास कुछ हफ्ते बचते हैं। अब भाई, एक पूरी दुनिया गढ़ने का काम आप चंद हफ्तों में करवाओगे तो कच्चा ही निकलेगा। दूसरा और सबसे कड़वा रीजन है इन VFX आर्टिस्ट की फाइनेंशियल हालत। भारत में एक फ्रेशर VFX आर्टिस्ट को साल के 1.2 से 3 लाख रुपीस तक मिलते हैं, और सालों के तजुर्बे के बाद भी सीनियर आर्टिस्ट को भी 5 से 7.5 लाख रुपए तक अटका दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में उसी काम के लिए एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को एवरेज $97,500 मिलते हैं, यानी कि करीब 85 लाख रुपीस ईयरली, यानी 10 गुना से भी ज्यादा का फर्क है। ऊपर से कई इंडियन VFX कंपनीज कम दाम में काम लेकर घाटे में डूब जाती हैं और बंद हो जाती हैं। यानी कि जब VFX बनाने वाले को ही थका और भूखा रखोगे तो काम अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। तीसरा रीजन है डायरेक्टर का इंटेंशन। हमारे यहाँ पर ज्यादातर डायरेक्टर्स ने कभी एक पूरी VFX टीम के साथ गहराई से काम नहीं किया है। वो इस काम को टेक्नीशियंस पर छोड़ देते हैं कि आप संभाल लो, जबकि राजामौली और नोलान हर शॉट में खुद घुसते हैं। और ऐसे में जब ऊपर वाले को ही साफ ना पता हो कि भाई उसको क्या चाहिए, तो नीचे बैठा आर्टिस्ट अंदाजे में तीर चलाता है। चौथा रीजन है जरूरत से ज्यादा VFX भर देना। बजट बड़ा हुआ नहीं कि मेकर्स को लगता है कि भाई अब तो हर फ्रेम में कुछ उड़ता हुआ, गिरता हुआ या फटता हुआ दिखाई देते हैं। रोबोट 2.0 इसकी मिसाल है, जहां करीब 570 करोड़ रुपए में एक विशाल पक्षी, उड़ते हुए मोबाइल फोन्स और 2 रोबोट की लड़ाई एक साथ ठूंस दी गई। मतलब भाई साहब, जितनी ज्यादा चीजें बनाओगे उतनी ही मेहनत बटेगी,
और कुछ ढंग का भी नहीं निकलेगा। पांचवा बड़ा रीजन है बिना समझे हॉलीवुड की नकल। अवतार में मोशन कैप्चर इसलिए लगाया गया था क्योंकि वहां पर उसकी सच में जरूरत थी, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सी फिल्मों में यह टेक्निक सिर्फ इसलिए उठा ली जाती है क्योंकि हॉलीवुड में लगी है किसी फिल्म के अंदर। और आखिरी रीजन है पैसे का बंटवारा। आदि पुरुष में केवल प्रभास की फीस करीब 120 करोड़ रुपए बताई गई थी। जब मोटा हिस्सा स्टार्स के चेहरे पर चला जाए तो पर्दे की दुनिया दूसरे नंबर पर चली जाती है, वो नकली ही लगती है। और ये सारी गलतियां इसलिए ज्यादा चुभती हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। आदि पुरुष 550 करोड़ रुपए में बनी थी। बाद में ट्रोलिंग के बाद VFX दोबारा करने में बजट 700 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन भारत में उसने करीब 288 करोड़ नेट और दुनिया में करीब 393 करोड़ कमाए थे, यानी 225 करोड़ रुपए का नुकसान, जो आज तक इंडियन बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। रावण की लंका सस्ते वीडियो गेम जैसी लग रही थी और हनुमान जी की उड़ान घटिया कार्टून जैसी। और खुद नमित मल्होत्रा की बनाई ब्रह्मास्त्र भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अपने भारी CGI के बीच खोखली लग रही थी और मुश्किल से अपनी लागत निकाल पाई थी। यानी कि सबक तो बार बार सामने आ रहा था, फिर भी रामायण के अंदर गलत रास्ता चुन लिया गया। पूरी फिल्म की शूटिंग ग्रीन स्क्रीन, स्टूडियोज और वर्चुअल सेट के हवाले कर दी गई, ये सोच करके रामायण का नाम और दिवाली का मौका सब कुछ ढक देगा। और ये 4000 करोड़ का आंकड़ा यही बताता है कि दिक्कत पैसे की नहीं है, बल्कि पैसा जरूरत से ज्यादा है। ये फिल्म बाहुबली से 23 गुना महंगी है, हनुमान से 100 गुना महंगी, आदि पुरुष से 7 गुना महंगी और नोलान की सबसे महंगी फिल्म से भी लगभग 2 गुनी। दिक्कत सिर्फ सोच की है। एक तरफ राजामौली अपनी टीम को अंटार्कटिका तक ले जाता है, एक तरफ नोलान अपने राक्षस के लिए 60 फुट का असली पुतला बनवाता है और गुफा में 40 भेड़ रखता है, और दूसरी तरफ ये फिल्म 4000 करोड़ रुपए लेकर भी सब कुछ ग्रीन स्क्रीन और स्टूडियो में निपटा देती है। और देखिए यहाँ पर एक बात साफ कर दूंगा, ट्रेलर ओवरऑल अच्छा है, यश रावण के रोल में बढ़िया है और हम सब चाहते हैं कि फिल्म कमाल की बने। बस उसमें एक चीज अधूरी लग रही है और वो है VFX में एफर्ट्स की कमी, क्योंकि हर चीज पैसे से नहीं आती है। और ये चीज इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। इसे सोनी पूरी दुनिया में रिलीज कर रही है और इसको IMAX के लिए बनाया जा रहा है, यानी पश्चिम का वो दर्शक भी इसे पर्दे पर देखेगा जिसने कभी भगवान राम का नाम तक नहीं सुना होगा। यानी जो काम बरसों की डिप्लोमेसी नहीं कर पाती वो एक भव्य फिल्म कर सकती है। रिलीज में अभी भी 3 महीने से ज्यादा बचे हैं। आदि पुरुष ने भी ट्रोलिंग के बाद VFX दोबारा करवाया था, पर वो तब करवाया था जब पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। लेकिन रामायण की टीम अभी भी अपना काम सुधार सकती है। मेकर से बस इतना कहना है कि आपके पास वो सब कुछ है जो राजामौली के पास कभी नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा VFX स्टूडियो, 8 ऑस्कर्स और 4000 करोड़ रुपए का बजट। बस उस एक चीज को मत भूलिए जो कोई स्टूडियो नहीं बेचता, ना ही कोई ऑस्कर देता है और ना ही चीख चीख कर की गई कोई अनाउंसमेंट, और वो चीज है पूरी तैयारी और शिद्दत से की गई मेहनत। बाकी भाई AKTK में भारी चेंजेस आने वाले हैं जो कल शाम 5 बजे मैं अनाउंस करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आप सबसे मेरी दोस्ती बनी रहे। अगर आप मुझे आगे भी देखना चाहते हैं तो मुझे आप एक नए चैनल पर देख सकते हैं जिसका नाम है अनुज भारद्वाज, क्योंकि अब वही मेरा असली अड्डा रहेगा। मेरा पहला वीडियो उस चैनल पर आ चुका है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, और मेरा दावा है कि आपने ऐसा कुछ भी YouTube पर नहीं देखा होगा। तो भाई जो लोग भी मेरे काम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अन्यथा बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बाकी भाई साहब कल शाम 5 बजे के अनाउंसमेंट का वेट करो और ये भी प्रार्थना करो कि रामायण के मेकर्स इस वीडियो को देख लें और कुछ अकल लेकर कुछ सुधार लें।